नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही बुनियादी और अपने आप में बहुत मजेदार टॉपिक है। पदार्थ जो हम आसपास, जो चीज हम देखते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में थोड़ी बहुत भी हमें जानकारी है कि एक वो चीज हो सकती है जिसका हमने एक अलग नाम दे रखा है, उन सब के बारे में सोचेंगे। आखिर क्या चीज है जो किस चीज से बन के बने हैं? जैसे हवा, तारे, स्क्रीन, ये सब, ये जो सारी जो चीजें आपके आसपास अब दिखाई दे रही है, टेबल, कुर्सी, पंखा, ये सब किस चीज से बने होते हैं? ये बिना, इनको क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? ये सब पदार्थ है, बिना कोई अपवाद के ये पदार्थ है। इन सबको पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ क्या है? जिस किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसके पास यानी आयतन है, वो सब पदार्थ है ना। पदार्थ की एक सिंपल सी परिभाषा आपके सामने उभर के आ रही है कि जो भी द्रव्यमान रखता है वो पदार्थ है, जो आयतन घेरता है वो पदार्थ है। इसके बाद इसके अंदर सब टॉपिक्स में देखते हैं, तो पदार्थ के बारे में जो उसके गुण है उनके बारे में देखते हैं। तो कण आता है, एक शब्द आता है कण। क्या है कण? कण के चार गुण होते हैं। ये चार गुण है। कण बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। कणों के बीच में एक स्थान होता है, यानी कण अगर आपस में रखे भी जाएंगे तो भी बीच में एक स्थान रहेगा। कण निरंतर एवं गतिशील होते हैं, यानी कि वो निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि वो लगातार चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। वो एक दूसरे की ओर आकर्षित रहते हैं। चौथा पॉइंट, एक दूसरे की ओर आकर्षित। ये कण जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सोचिए, एक अगरबत्ती है जो जली हुई नहीं है। उसकी खुशबू के लिए हमें उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है ना? लेकिन जैसे ही हम उसे जलाते हैं, क्या होता है? गर्मी से उन कणों को मिलती है जबरदस्त एनर्जी और वो तेजी से हवा में फैल जाते हैं। फिर क्या, खुशबू पूरे कमरे में। इसी प्रोसेस को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। तो कणों के यही जो चार नियम हमने देखे, यही मिलकर पदार्थ के वो तीन रूप बनाते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और रोजाना देखते महसूस करते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस यानी सॉलिड्स की। इनमें क्या होता है कि कण एकदम कस के एक दूसरे से चिपके होते हैं। उनके बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। यही वजह है कि इनका आकार और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं और इसीलिए इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। अच्छा, अब आते हैं लिक्विड्स यानी द्रव पर। यहां कणों के पास ना सॉलिड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है। तो वो पास पास तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और इसी वजह से पानी का वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, पर उसका कोई अपना शेप नहीं होता। जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और आखिर में आती हैं गैसें। भाई, इनके कणों में तो एनर्जी का भंडार होता है। इतनी एनर्जी कि वो एक दूसरे से बहुत दूर पूरी आजादी से घूमते रहते हैं। इसीलिए गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम। और क्योंकि कणों के बीच इतनी जगह होती है, इन्हें बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। तो ये टेबल देखिए, इसमें तीनों स्टेट्स का एक क्विक कंपैरिजन है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि सॉलिड से गैस की तरफ जाने पर आकार, वॉल्यूम, आकर्षण बल और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कैसे बदलती है। सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई पदार्थ हमेशा एक ही रूप में रहता है? सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊर्जा और खास तौर पर गर्मी, इसमें वो जादू है जो पदार्थ का रूप बदल सकती है, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये साइकिल देखिए, हम गर्मी देते हैं तो सॉलिड पिघलकर लिक्विड बन जाता है, और गर्मी देते हैं तो लिक्विड भाप बनकर गैस में बदल जाता है। और इसका ठीक उल्टा भी मुमकिन है। वैसे कुछ मजेदार पदार्थ भी हैं, जैसे कपूर। ये ठोस से सीधे गैस बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। लेकिन यहां एक बहुत ही मजेदार पहेली है। सोचा है कभी, जब हम पानी उबालते हैं तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर आके अटक क्यों जाता है? मतलब हम तो लगातार गर्मी दे रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो आखिर वो एक्स्ट्रा हीट जा कहां रही है? इसका जवाब है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट, मतलब छिपी हुई गर्मी। ये वो एनर्जी है जो टेम्परेचर बढ़ाने की जगह पदार्थ का स्टेट बदलने में खर्च हो जाती है। मतलब पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में लग जाती है ताकि वो भाप बन सकें। और इसी वजह से एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। पता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी के कण होते हैं ना, उनमें 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ के कणों से ज्यादा एनर्जी होती है ना? कमाल की बात। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, यही वही छिपी हुई गर्मी है जिसने बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया है।
चलिए अब तक जो भी हमने सीखा, चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उन सबको जोड़कर देखते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में ये सब कैसे काम आता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वाष्पीकरण यानी इवेपरेशन। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर धीरे धीरे वाष्प यानी गैस में बदल जाता है। वाष्पीकरण के तेज होने वाले कारक जो वाष्पीकरण को तेज कर देते हैं वह कौन से कारण हो सकते हैं। पहला, तापमान में वृद्धि। जब आसपास का तापमान बहुत ज्यादा होगा तब वाष्पीकरण होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। सतह में वृद्धि यानी कि अगर सतह ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण के लिए जो जगह होगी वो बढ़ जाएगी, अपने आप में वो बढ़ जाएगा। आर्द्रता, जो नमी होती है उसमें जो कमी होगी, आसपास जो वातावरण है वो शुष्क होगा यानी नमी की जो आर्द्रता की जो कमी है, आर्द्रता की जो कमी होगी उसके वजह से भी बढ़ सकता है। चौथा पॉइंट है वायु की गति में वृद्धि। जब वायु तेज चलेगी तब भी ये पॉसिबल है कि वाष्पीकरण तेज हो। जब हम कपड़े सुखाते हैं गर्मियों में, सूती कपड़े जो बाहर सुखाते हैं वो कपड़े जो, तब जब हवा लगती है उसके तो वाष्पीकरण होता है और कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े सूखना या सूती कपड़े जो पसीने को सोखते हैं उसमें भी वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से ही शरीर को शिथिलता मिलती है। वाष्पीकरण जब हमें पसीना हो जाता है, जब हम कहीं भाग के आते हैं, दौड़ के आते हैं, कहीं से भी कुछ भी होता है, जब जैसे भी पसीना हो जाए तब हमारे शरीर पर जो हवा लगती है उससे वाष्पीकरण होता है और हमारा शरीर ठंडा महसूस करता है। ये जो वाष्पीकरण होता है इसका एक उदाहरण ये भी है कि जो अपने मिट्टी का जो घड़ा होता है जिसको मटकी बोलते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से पानी रिसता है हल्का सा और उसके ऊपर जब हवा लगती है तो वो वाष्पीकरण होता है। इसमें जो वाष्पीकरण होता है ना, इसमें जो गर्मी है वो कहाँ से प्राप्त करता है, वो अंदर के पानी से। वो गर्मी बाहर की तरफ छोड़ जाती है, जो हवा लगती है उसके, तो अंदर जो पानी है उसकी गर्मी बाहर चली जाती है और वो ठंडा हो जाता है। ये जो टॉपिक था ये यहाँ पर खत्म होता है। इसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसके अलावा क्या कोई और भी अवस्था हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? इन सब के बारे में हम आगे के जो पार्ट्स होंगे हमारे उसमें पढ़ेंगे। मैं आपका दोस्त दिनेश, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। जय हिंद, वंदे मातरम।